मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज हम लोग वन गो में पूरा का पूरा OCM का सब्जेक्ट रिवाइज करने वाले है ना, शॉर्ट एंड ब्रीफ में। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी चैप्टर्स या लेक्चर्स मिस किए हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि पूरा का पूरा वन गो में फिर से एक बार रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है, और इसको हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी डालेंगे, सो इट विल हेल्प यू वाइल एग्ज़ाम टाइम ऑल्सो। अगर आपको रिवाइज करना रहेगा तो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। एंड जो लोग वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं शेयर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आएगा, पूरा फुल देखिए। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब यकीन है कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट। लाओ ना हेड पॉइंट्स का बुक दे दो। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आई विल एडवाइस के हेड पॉइंट्स का बुक सामने रखें, टेक्स्ट बुक भी सामने रखें, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या है पॉइंट? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने बेसिकली समझा था मैनेजमेंट करने के प्रिंसिपल्स क्या है। क्या था? प्रिंसिपल्स क्या है? इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही मैनेजमेंट हो सकता है। समझ में आया? ये चैप्टर का बेसिक था, बैकग्राउंड था। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो भी प्रिंसिपल्स है ना मैनेजमेंट के, उसका एप्लीकेशन कैसा है? पूरे यूनिवर्स। हाँ, किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड क्या है? जनरल गाइडलाइंस है। ये कोई लॉ नहीं है, इट इज़ नॉट लॉ, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। जनरल गाइडलाइंस है, जो फॉलो करेगा सक्सेसफुल होगा, जो नहीं फॉलो करेगा वो अनसक्सेसफुल इन द सेंस वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इट इज़ जनरली अ गाइडलाइन। ठीक। थर्ड क्या है? प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। हाँ, ये प्रिंसिपल्स रातों रात नहीं बने, इट हैज़ टेकन अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप। प्रैक्टिस भी किया है लोगों ने, उसको एक्सपेरिमेंट किया है, जब चीज़ें सक्सेसफुली तो उसको नोट डाउन करके दुनिया के सामने रखा है कि दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने पॉइंट हो गए? पहला क्या था? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेकेंड क्या है? जनरल गाइडेंस। तीसरा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस। नंबर 4 है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। प्रिंसिपल्स में आपको जो फॉर एग्जांपल हेनरी फेल के 14 प्रिंसिपल है, ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 14 प्रिंसिपल्स फॉलो करो, आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है। एज पर योर कंडीशंस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आप जिसको फॉलो करना है फॉलो करें, तो देर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आप 14 में से 10 फॉलो कर रहे हो, 4 छोड़ रहे हो, नो प्रॉब्लम। हेनरी फेल थोड़ी आगे बोलेंगे कि नहीं भाई कर रहा है तो 14 ही कर, ऐसे नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? नंबर 5 क्या है? बिहेवियरल नेचर। वो आपके बिहेवियर को बताता है कि ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरीके से बिहेव करना है, आपको इस तरीके से एक्शंस लेना है, तो इट इज़ बिहेवियरल इन नेचर। क्लिक बराबर है? क्लियर है क्या? नंबर 6 क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। हर प्रिंसिपल का वहाँ पर एक कॉज कॉज समझते हैं आपको? वजह। और इफेक्ट का मतलब उसका असर क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे था फेयर रेम्यूनरेशन, एक प्रिंसिपल है ना। अगर आपने फेयर रेम्यूनरेशन दिया, फेयर रेम्यूनरेशन इज अ कॉस्ट, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? सारे एम्प्लॉयज़ ठीक से काम करेंगे। तो हर प्रिंसिपल का एक कॉज होता है, दूसरा क्या है? इफेक्ट होता है। तो दोनों बताता है प्रिंसिपल, कॉज भी बता रहा है, इफेक्ट भी बता। नेक्स्ट क्या है? सारे प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? 7 पॉइंट बोलो देखकर। जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, सिग्निफिकेंस। पहला क्या था? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर। एक पॉइंट में स्टार्ट में बोलना भूल गया, वी आर स्टडिंग OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। वी आर, अब अपने आप को समझिए कि हम लोग फ्यूचर के मैनेजर्स है। कौन है? पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग मैनेजर है एंड वी आर स्टडिंग मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है क्या? इस थॉट से हम लोग को पूरा OCM पढ़ना है। सेकंड आ रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला क्या है? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर्स को क्या देता है? यूजफुल इंसाइट्स देता है, अंदर की गहराई बातें ये पहले आपको बता देता है कि आप जब मैनेजमेंट में जाओगे तो आपके साथ ये हो सकता है, तो आप पहले से इसके लिए रेडी रहो। समझ में आया क्या? यूजफुल इंसाइट्स है। सेकेंड क्या है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। बहुत सारे प्रिंसिपल जैसे जो आपको गाइड करते हैं कि आप रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करोगे, एफिशिएंटली यूटिलाइज। एफिशिएंसी का मतलब मालूम है ना? अरे मिनिमम आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आने को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं, उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है।
तो आपको प्रिंसिपल्स हेल्प करेंगे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने में। थर्ड क्या है, सारे डिसीजन साइंटिफिक। जहाँ वर्ड साइंटिफिक आता है इट मीन्स कि उसके पीछे कोई लॉजिक और रीज़न है। क्या है? तो हर प्रिंसिपल के पीछे लॉजिक, रीज़न, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस है। समझ में आ गया? तो 3 पॉइंट बोलो ज़रा। यूजफुल टू मैनेजर्स। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझाते हैं। नेक्स्ट क्या है? एनकरेजेस रिसर्च, है ना। न्यू इनोवेशंस के बारे में भी हम एज अ मैनेजर और एज अ टीम हमको बताते हैं कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना है। नेक्स्ट क्या है? हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड, प्रिंसिपल हेल्प अस टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। आपस में एक दूसरे के साथ में एक इन्वायरमेंट बनना चाहिए, कल्चर बनना चाहिए, ठीक है, और कंट्रोल भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? डेवलप्स ऑब्जेक्टिव, मतलब आप बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं। आज का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरा का पूरा OCM रिवाइज करना है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो हमारा फ्लो ही नहीं बनेगा। समझ में आया? तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए जिसको अचीव करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल्स हेल्प करता है कि वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करके दे। क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए? पहला क्या है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। आ जाओ, बहुत ही फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का, हेनरी फेयोल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम में अगर हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, दिस क्वेश्चन मे बी ऑफ 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, ठीक है। 8 बड़ा वाला लास्ट का क्वेश्चन कितने का है? 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो वहाँ पर आपको प्रिंसिपल सारे लिखने हैं और एक्सप्लेनेशन एज पर दी मार्क्स लिखना है। अगर 5 मार्क के लिए पूछा है तो कम से कम 6 से 7 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे दो। 8 के लिए पूछा है तो 10 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दो, लेकिन पॉइंटर्स पूरे 14 होने चाहिए। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? यस। पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि काम को क्या करो? डिवाइड करो। डिवाइड करो कैसे है? एम्प्लॉयज़ के अंदर एज पर देयर स्पेसिफिकेशन, एज पर देयर स्पेशलाइजेशन, एज पर देयर क्या बोलेंगे, टैलेंट, नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज के हिसाब से काम को क्या करो? डिवाइड कर दो। तो उससे क्या होगा? काम फास्ट आएगा। हाँ, काम फास्ट होगा, एफिशिएंसी आएगी, हमारा गोल अचीव हो जाएगा। तो पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? काम को डिवाइड कर दो। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने मालूम है रेगुलर क्लास में एक डायलॉग मारा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद है ना? अबे स्पाइडरमैन पिक्चर का डायलॉग है। हाँ, तो मैनेजर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, पूरे टीम को मैनेज करना। उसके पास अथॉरिटी भी होती है और अथॉरिटी का मतलब है उसको हमने क्या किया? ऑथोराइज किया कि तू डिसीजन ले, लेकिन डिसीजन में गड़बड़ी हुई तो रिस्पॉन्सिबल भी तू ही होगा। ये सेकंड प्रिंसिपल बोलता है कि जिस पर्सन को भी आप डिसीजन मेकिंग दे रहे हो उसको अथॉरिटी भी दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? कल को आपने कुछ हुआ तो उसको ही पकड़ेंगे। क्लियर है? पहला प्रिंसिपल क्या था? काम को डिवाइड कर दो। दूसरा, मैनेजर्स को अथॉरिटी भी दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। तीसरा क्या है? डिसिप्लिन होना चाहिए। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? 10 बजे एंट्री तो एंट्री चाहिए, इवनिंग में 6 बजे बाहर जाना है तो बाहर जाना है ऑफिस क्लोज करके, आफ्टरनून में लंच का तो लंच का टाइम, वीकडेज में फॉर एनीथिंग, एनी रूल्स, जो भी डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना है। इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर बनेगा और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में आसानी होगी। क्लियर है? नंबर 4 क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड जो आएगा अपने सबऑर्डिनेट्स से, जूनियर को जो कमांड जाएगा वो एक हेड से जाना चाहिए। कहाँ से? एक ही बंदा सबको कमांड करना चाहिए। 3-4 बंदे एक बंदे को कमांड नहीं करना चाहिए। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? 1 बॉस मेनी सबऑर्डिनेट्स, 1 सबऑर्डिनेट मेनी बॉस नहीं होना चाहिए। अबे हाँ या ना? एक बंदे को 4 लोग ज्ञान दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझा क्या? अरे हाँ या ना? यस। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड एक ही जगह से आना चाहिए। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। जो कंपनी ने डिसाइड किया है उसी को सारे एम्प्लॉय फॉलो करना चाहिए। डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग अपना डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अरे हाँ या ना? कितने पॉइंट हो गए? पहला बोलो।
काम डिवाइड हो जाएगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन आना चाहिए, एक जगह से कमांड आना चाहिए, एक जगह सबका डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने इंडियन टीम के लिए दिया था, अगर आपको याद है रेगुलर लेक्चर में। विराट कोहली अपनी सेंचुरी मारना चाहिए या टीम जिताना चाहिए? टीम को जिताना इंपॉर्टेंट है। भले विराट कोहली 99 पे खड़ा है या 90 में है, वो अगर टीम जीत रही है तो फाइनली विराट कोहली भी प्राउड फील करेगा। समझ में आया क्या? तो अपना इंटरेस्ट ना देखकर कंपनी के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, मेरा फायदा हुआ या ना हुआ, लेकिन कंपनी, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयज भी ग्रो करेंगे यार। समझा क्या? तो ये प्रिंसिपल का यही मतलब है, आप अपनी भलाई मत सोचो, कंपनी का भलाई सोचो। कंपनी अगर आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी, प्रोग्रेस करेगी तो आप खुद ब खुद आपका भी इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ, सारे डिसीजन एक जगह से आने चाहिए, सेंट्रलाइज्ड मैनेज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो क्या बड़ी जितनी कंपनी सब सेंट्रलाइज्ड ही होती है? नहीं, डिपेंड करता है आपकी साइज और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। कहीं कहीं पर सेंट्रलाइजेशन सूट करता है, कहीं कहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन सूट करता है। तो एज पर योर साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट ये क्या बोलते हैं कि पावर कुछ हाथों में होना चाहिए, फाइनल डिसीजन मेकिंग। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्या है, रेम्यूनरेशन। सबको फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए एज पर देयर स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड पोजीशन। कहीं पर भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके। ठीक है? अरे क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर। स्केलर चेन मेंटेन होना चाहिए, नीचे से ऊपर, है ना। क्लर्क से क्लास टीचर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल। ये होता है ना फ्लो। अब डायरेक्ट पेरेंट्स को अगर मिलना है, क्लर्क से नहीं मिलकर डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाएगा तो प्रिंसिपल परेशान हो जाएंगे। तो एक स्केलर चेन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सबऑर्डिनेट है, फिर उसका सीनियर है, फिर सीनियर का डिपार्टमेंटल हेड है, डिपार्टमेंटल हेड का स्टोर हेड है, स्टोर हेड का। समझा कि आपको स्केलर चेन कैसा बनेगा? नीचे से ऊपर, कहीं पर भी बीच में घुसने का नहीं, उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का माहौल खराब हो सकता है। तो स्केलर चेन मेंटेन करने। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए ना। एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। हर चीज़ का एक जगह रखो और हर चीज़ को उसकी जगह पर रखो, है ना। अरे हाँ या ना? नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। हर एक के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेम लेवल के बंदे के साथ सेम व्यवहार होना चाहिए, सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक ही, दोनों मैनेजर, एक फाइनेंस है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, तो आप दोनों के साथ सही ट्रीटमेंट करिए। आप एक को इंक्रीमेंट दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। दूसरा बंदा अपने आप को मतलब वो फील करेगा कि यार मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मैं भी तो हार्ड वर्किंग हूँ। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल खराब हो सकता है। तो इक्विटी होना चाहिए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सबको बता दो कि भाई तू जो भी एम्प्लॉय आया है उसका टेन्योर कितना होने वाला है। समझ में आया क्या? 5 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी टेन्योर है, पहले आदमी को बता दो कि तू परमानेंट हो चुका है, ताकि उसका माइंड शांत हो जाए और वो क्या कर सके, काम पे फोकस कर सके। जिस एम्प्लॉय का माइंड शांत नहीं होता है वो काम पे फोकस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्या है, जो भी एम्प्लॉय इनिशिएटिव ले रहा है, मैनेजर्स ले रहे हैं, उनको इनिशिएटिव लेने दो। समझ में आया? न्यू आइडिया जनरेट करने दो। इट विल हेल्प टू ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट दी कॉप्स, है ना। टीम वर्क में काम करना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी टीम, है ना, डेडिकेटेड टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल को फॉलो करने के लिए पूरा टीम होना चाहिए। किसी भी टीम मेंबर को आप नीचा नहीं दिखाना चाहिए। एवरी टीम मेंबर इज इम्पॉर्टेंट। समझ में आया क्या? अरे हाँ है ना। एक बार 14 प्रिंसिपल देख कर बोलो। पहला क्या था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, क्लियर है क्या? पक्का? पीछे आ जाओ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पे। पहला टेक्निक्स देख लेते हैं।
है ना। टेक्निक्स में क्या है, वर्क स्टडी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का नाम क्या है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने का टेक्निक क्या है, क्या क्वेश्चन है, साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने का टेक्निक क्या है, व्हाट इज द टेक्निक टू मैनेज साइंटिफिकली। साइंटिफिक जहाँ पे वर्ड आता है इसका क्या मतलब है, उसके पीछे क्या है, लॉजिक और रीजनिंग है। साइंटिफिकली अगर आपको चीज़ों को मैनेज करना है तो आप वर्क स्टडी करिए, क्या करिए, वर्क स्टडी समझता है किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, क्या होता है, तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल एसी बन रहा है, क्या बन रहा है, एसी, वॉच, फर्नीचर, एनीथिंग, तो उसका शुरू से लेके एंड तक एक प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं ना बीच में, स्टेप्स को आपको पढ़ना चाहिए कि टाइम कितना लग रहा है। देखो पहला है सब पॉइंट, देखो टाइम कितना लग रहा है ना। दूसरा मेथड क्या है उसको करने का। तीसरा मोशन का मतलब है मूवमेंट है, कितना मूवमेंट हो रहा है एक काम को करने के लिए, उसको पढ़ना पड़ता है। कितना टाइम एक एम्प्लॉय ले रहा है यहाँ से वहाँ सामान उठा के रखने में, उसको इस चीज़ के अंदर फिट करने में, फिर फिट करने के बाद उसको दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र, ये पूरा मोशन स्टडी होगा। नेक्स्ट क्या है, फैटिग स्टडी, कितने टाइम के अंदर आदमी बोर हो जा रहा है, फैटिग हो जा रहा है, थक जा रहा है, उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वर्क स्टडी, क्या करना, इससे आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि भाई इस तरीके से ये काम के लिए ये चीज़ें हो रही है, तो हमको डिसीजन भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। सेकंड क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, आपके जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होने चाहिए, प्लांट एंड मशीन जो होने चाहिए वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। लो क्वालिटी के होंगे, आउटडेटेड होंगे, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाएगा, समझा, वो क्वालिटी आउटपुट नहीं दे पाएगा। एम्प्लॉय बहुत मेहनत कर रहा है कब से, लेकिन आउटपुट ही नहीं निकल रहा है, बिकॉज द इक्विपमेंट्स आर सब स्टैंडर्ड, दे आर नॉट स्टैंडर्ड। समझ में आया क्या। थर्ड क्या है, साइंटिफिक टास्क, आप जो टास्क दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को साइंटिफिकली दो, ये काम इतने मिनट में हो जाना चाहिए, इस तरीके से हो जाना चाहिए, इतने लोगों के साथ हो जाना चाहिए। समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जब आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हो, उनको ट्रेन कर रहे हो, उसमें भी क्या होना चाहिए, साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, लॉजिक, रीज़न। 4 एम्प्लॉय थे, उसमें से इसको ही क्यों सेलेक्ट किया, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको ही सेलेक्ट क्यों किया, वो एक्सपर्टीज़ है, उसके पास एक्सपर्टीज़ है, वो इस फील्ड में काम कर चुका है। समझ में आया क्या। तो ये सिलेक्शन भी वैसा होना चाहिए, फिर ट्रेनिंग भी साइंटिफिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फंक्शनल होना चाहिए, कभी भी पूरी सारे लोग मिलके सारे काम नहीं करना चाहिए। क्या बोला मैंने, सारे लोगों को फंक्शंस में डिवाइड करो। जैसे 100 लोगों की टीम है तो 10 लोग प्रोडक्शन में, 10 लोग परचेज में, 10 लोग सेल्स में, 10 लोग फाइनेंस में। फंक्शन दे दो सबको, क्या दे दो, समझ में आया क्या। फंक्शंस आपने दे दिया तो अब वो 10 लोग एक ही फंक्शन को करेंगे, वो 10 लोग एक सारे फंक्शंस हो जाएंगे, तो अपने आप काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं डिवीजन वाला पॉइंट आ रहा है आपको, लिंक हो रहा है। यस। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ये। एक एसी बनाया तो तेरा इतना पैसा, 2 एसी बनाया तो तेरा इतना। अब एम्प्लॉय ने पूरे दिन में 5 पीस बनाया तो 5 पीस का पैसे ले ले। समझ में आया क्या, पीस वेज रेट, क्या बोलते हैं इसको, समझ में आ गया। पीस के हिसाब से आप वेजेस ले लो। अरे हाँ या ना। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है।